Hello guys, in this lecture we are going to talk about heating effects of the electric current. इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले कंसिडर मैंने आपको बताया था, पहले हमने बात भी की थी कि एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे ही रैंडमली घूम रहे होते हैं. ठीक है ना. अब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली घूम रहे हैं. अब इसका मतलब यह है कि चार्ज रैंडमली घूम रहा है, लेकिन चार्ज रैंडमली घूम रहा है तो इसका मतलब क्या, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो बेसिकली देयर इज नो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट. वहां पे कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. क्या हर चार्ज अपना अपना करंट लेके घूम रहा है? यस. इवन अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं तो वहां पे चार्ज घूम रहा है. इसका मतलब क्या वहां पे करंट तैयार होता है? हाँ, होता है. ठीक है ना. लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर बात करेंगे, 11th 12th में बात करेंगे. अभी के लिए याद रखना कि यहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते, बिकॉज इन सबकी मिला के एक इफेक्टिव डायरेक्शन नहीं है. करंट का मेजर रिक्वायरमेंट क्यों है कि करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिट होनी चाहिए. यहां पे कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि इट्स इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन अगर एक कंडक्टर है, उसी कंडक्टर के एक एंड पे अगर मैं हायर पोटेंशियल लगा देता हूं और दूसरे एंड पे अगर मैं लो पोटेंशियल लगा देता हूं, तो यही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में लग जाते हैं टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये सारे इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज ट्राइज टू बी एट द लोअर पॉसिबल एनर्जी लेवल. अब यहां पे मैं हाई पोटेंशियल दे रहा हूं, इसका मतलब यहां पे मैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं. यहां पे लो पोटेंशियल है, यहां पे उनको एनर्जी लोअर एनर्जी यहां पे है इस एंड पे. तो इसका मतलब उनको यहां से लेके यहां पे जाना है, यहां से एनर्जी लेके वो यहां तक जाते हैं और यहां पे एनर्जी जीरो हो जाती है. यहां पे उनकी एनर्जी हाई है, यहां पे एनर्जी उनकी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. ठीक है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहां से मिलता है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें देती है बैटरी. बैटरी का सबसे पहला काम होता है कि टू गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पे इस कंडक्टर के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ है वो बैटरी लगाने की वजह से हुआ है, अदरवाइज नहीं हो सकता. अब हुआ ये कि यहां पे हाई पोटेंशियल था, यहां पे लो पोटेंशियल है, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चले गए. अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चले गए, तो अब क्या हुआ कि सारे के एक पॉइंट ऐसे आएगा कि यहां पे सारे पोटेंशियल जमा हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा. क्या होगा, यहां पे हाई पोटेंशियल पे थे, यहां पे लो पोटेंशियल, कंसीडर करो कि यहां पे जीरो पोटेंशियल हो गया उनका. इसका मतलब यहां पे दे पजेस जीरो पोटेंशियल एनर्जी. अगर यहां पे उनकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है तो यहां से वो वापस बैटरी के पास जाते हैं. एक मिनट. ठीक है. यहां पे वो हायर पोटेंशियल पे थे, यहां पे लोअर पोटेंशियल पे आ गए. इसका मतलब यहां पे उनके पास हायर पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पे उनके पास लोअर पोटेंशियल एनर्जी आ गई. यहां पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म होने के बाद वो वापस गोल घूम के बैटरी में जाते हैं. बैटरी उनको अगेन एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो एनर्जी लेके बैक टू द कंडक्टर आते हैं. ठीक है ना. सो इसलिए बैटरी का दूसरा काम होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द चार्जेस टू मूव. यानी यहां पे एनर्जी खत्म होने के बाद दे कांट मूव. हाउ कैन दे मूव? सो वो बैटरी के पास जाते हैं, बैटरी उनको एनर्जी देती है एंड गोल उनके वो वापस कंडक्टर में आ जाते हैं. सो दिस लूप कंटिन्यूज. ये लूप कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है. नाउ अब होता क्या है कि आप ठीक से देखो, ये समझ में आ गया आपको. अब होता यह है कि यहां पे उनके पास हाई एनर्जी थी, यहां पे उनके पास लो एनर्जी थी. तो यहां से लेके वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी चले गए. तो वो एनर्जी गई कहां? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स यू दैट द एनर्जी कैनॉट बी लॉस्ट. एनर्जी लॉस नहीं हो सकती, एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, लॉस नहीं हो सकती. इसका मतलब यहां से लेके यहां पे एनर्जी चली गई, तो ये एनर्जी गई कहां? तो वो एनर्जी गॉट आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. यानी ये करंट इसमें से, ये चार्जेस इसमें से फ्लो होना शुरू हुए. इसका मतलब जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये कंडक्टर हीट होना शुरू हुआ. दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट.
इसे क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से जितनी ज्यादा देर करंट फ्लो होता रहेगा उतनी हीट बाहर पड़ती रहेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा देर करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये वाला जो हीटिंग इफेक्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वाला थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम इसके मैथमेटिकल पार्ट के बारे में देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज Q ओवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज, यानी अगर ये टोटल चार्ज Q चार्ज है तो इस टोटल चार्ज Q चार्ज को मूव करने के लिए यहां पे इस चार्ज को एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी। और वो एनर्जी कितनी होती है? U इज इक्वल टू V इंटू क्यू। उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जितना चार्ज मूव करना है उनका प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द कंडक्टर। ठीक है, अब मुझे पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। ये आपको लास्ट ईयर हुआ है। सो इसका मतलब पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द कंडक्टर कैन बी गिवन बाय P इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये एनर्जी यानी ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी दी है पर यूनिट टाइम, यानी ये पावर। दिस इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू द कंडक्टर। सोर्स ने कंडक्टर को दिया हुआ है। सोर्स मींस कौन? बैटरी यानी सोर्स, वही तो सोर्स है एनर्जी का, वही तो एनर्जी दे रहा है। सो ये पावर जो है वो बैटरी दे रही है। सो दिस इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द कंडक्टर। अब मुझे पता है कि ये Q डिवाइडेड बाय T क्या है? मुझे पता है कि ये Q डिवाइडेड बाय T नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये Q कौन से हैं? चार्जेस मूविंग, ये मूव होने वाले चार्जेस हैं। सो इसका मतलब रेट ऑफ चार्जेस मूव्ड पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय करंट। सो इसका मतलब P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये है इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइडेड बाय सोर्स टू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये P मिल गया मुझे। अब मुझे पता है कि इफ सोर्स इज कनेक्टेड फॉर टाइम t टाइम के लिए अगर मैंने सोर्स को कनेक्ट किया टू द कंडक्टर, देन टोटल एनर्जी, ये कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? अब यहां पे मुझे पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम करता हूं तो मैं E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय T। V इज नथिंग बट P मुझे पता है, सो इट इज नथिंग बट V इंटू आई इंटू T। ठीक है, तो ये वाला एक फॉर्मूला मिला मुझे। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि वी नो दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर विच इज नथिंग बट ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ मुझे बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर। यही फॉर्मूला, यही वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है? E इज इक्वल टू आई इंटू आई आर इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और एक कर सकता हूं कि ओम्स लॉ का और एक ये है मेरे पास, ओम्स लॉ का और एक फॉर्मूला है मेरे पास, देन दैट फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू वी बाय आर। आई इज इक्वल टू वी बाय आर अगर मैं कहता हूं तो E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर मिलता है मुझे। ट्राई करके देखो। ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में पहले एक बार मैंने V की वैल्यू रखी, एक बार I की वैल्यू रखी यूजिंग द ओम्स लॉ। ठीक है, सो मुझे क्या मिलता है? द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी गेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द कंडक्टर। ये एनर्जी है विच गेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द कंडक्टर। यानी अगर मैं V सोर्स लगाता हूं, V सोर्स अगर लगाता हूं कंडक्टर के अक्रॉस, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर R है, तो T अमाउंट में उसमें E अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो हीट इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जितना देर आप कनेक्टेड रखोगे उतनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी, उतनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी। गेटिंग द पॉइंट? अब एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, देन विल टॉक अबाउट द रेस्ट। एग्जांपल है कि इफ अ वाटर हीटर रेटिंग 1500 वैट्स, उसका रेटिंग है 1500 वैट्स, इज कनेक्टेड फॉर 10 मिनट्स। ठीक है ना, एक वाटर हीटर है जो 10 मिनट के लिए मैंने लगा दिया तो मुझे 1500 वैट की एनर्जी मिली, 1500 वैट के पावर उसको दी मैंने। सो हाउ मच एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय द वाटर? ठीक है ना, सो कितनी होगी? गिवन क्या हुआ है? P दिया हुआ है 1500, T दिया हुआ है 10 मिनट विच इज नथिंग बट 600 सेकेंड्स। सो हीट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T, 1500 इंटू 600 इज इक्वल टू इतने सारे जूल्स, बहुत सारे जूल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद इज नथिंग बट 9 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। जूल्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक देखते हैं। उसी घर में सपोज इफ यू प्रेस योर क्लोथ्स यूजिंग एन आयरन
ऑफ रेटिंग 250 वैट्स, 250 वैट की इस्त्री है आपके पास जिसको आपने 10 मिनट चालू रखा, तो हाउ मच एनर्जी इट हैव कंज्यूम्ड। सो गिवन क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 250 वैट्स, T इज इक्वल टू 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स, एनर्जी कंज्यूम्ड P इंटू टी, सेम लास्ट एग्जाम्पल जैसे कर रहे हैं 250 इंटू 600, 15 ब्ला ब्ला 1,50,000 जूल्स, 1,50,000 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम की। अब एक ही घर में एक वाटर हीटर है और एक प्रेस है, दोनों 10-10 मिनट लगाए, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 9 प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, इतने जूल की एनर्जी 10 मिनट में कंज्यूम हुई, ये दिमाग में रखो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर मुझे बताना। कैन पीनट्स बी परचेस्ड इन डजन्स? आपको अगर पीनट्स परचेस करने हैं तो आप दुकान में जाते हो और आपने उसको बोला कि 2 डजन पीनट्स देना, इज इट पॉसिबल? करते हो आप? इज इट पॉसिबल? ठीक है, कैन यू? द आंसर इज दे कैन बी परचेस्ड इन डजन बट दे आर नॉट परचेस्ड इन डजन। यानी अगर आपको पीनट्स परचेस करने हैं तो डजन में परचेस कर सकते हैं, हां कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। जिस अमाउंट में वो परचेस होते हैं और जिस अमाउंट में वो खर्च होते हैं उसी अमाउंट में उसका यूनिट होना चाहिए। यानी आप डजन में नहीं खाते हो, ठीक है ना, आप पीनट्स गिन के नहीं खाते हो, ठीक है ना। सो गिन के लेने भी क्यों है? इसका मतलब पीनट्स आर ऑलवेज परचेस्ड इन किलोज। किलोज में क्यों परचेस करते हैं हम लोग? द रीजन इज किलोज में परचेस करते हैं बिकॉज वो यूटिलाइज भी किलोज में ही होते हैं, वो यूटिलाइज भी किलोज में ही होते हैं। सिमिलरली हमारे घर पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या जूल्स में कंसिडर, जूल्स में मेजर की जा सकती है? हाँ की जा सकती है, लेकिन जूल्स जो है हम जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा यूनिट है। इसलिए मुझे एक और यूनिट लगता है जिसको यूज करके मैं कमर्शियली जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको मेजर कर सकता हूं। गेटिंग द पॉइंट? सो उसके लिए मेरे पास और एक यूनिट आ जाता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। जूल्स इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू कैलकुलेट, टू मेजर द एनर्जी विच इज यूज्ड इन द हाउस होल्ड, विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल। यहां पे जो एनर्जी यूज होती है, it is not possible means it is not appropriate to measure the energy in joules which you use over there. So इसके लिए हम अलग वाला यूनिट यूज करते हैं, that unit is called as kilowatt hour. What is meant by kilowatt hour? If 1 kilowatt of power is applied for 1 hour, then total energy consumed is 1 kilowatt hour, and this is the commercial unit of energy. This is the commercial unit of energy. Kilowatt hour is called as commercial unit of energy. The energy we consume in a day to day life is measured in kilowatt hour. ठीक है ना, या फिर हमारी लैंग्वेज हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। ठीक है ना, हमारे घर में जो मीटर का बिल आता है तो उसमें आपको दिखाई देगा टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है ना, टोटल यूनिट्स यूटिलाइज। व्हाट इज मीन बाय टोटल यूनिट्स? यूनिट्स मीन्स किलोवाट आवर। आपने कितनी किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है वो उसको वहां पे होता है, और हर किलोवाट आवर के हिसाब से उसका रेटिंग होता है। ठीक है ना, उसका प्राइस होता है। सो उसके हिसाब से अब ये किलोवाट आवर जो होता है, ये किलोवाट आवर बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, स्टिल जूल्स। लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज यस किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, सो जूल्स और किलोवाट आवर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1000 वैट्स। 1 kilo means 1000, so 1000 watts multiplied by 1 hour, which is nothing but 1000 into 3600. 1 hour में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600. so 1000 into 3600 watt second. What is meant by watt second? joules. इसलिए 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. ये याद रखना ठीक से, ये समझ लो, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमें बहुत यूटिलाइज करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें इस पे सॉल्व करने हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन योर टेक्स्ट बुक डिपेंडिंग अपॉन दीज। ठीक है, सो इन द लास्ट एग्जांपल आप ठीक से देख सकते हो कि लास्ट एग्जांपल में टोटल एनर्जी कितनी यूटिलाइज की हम लोगों ने? 10 into 10 to the power 5 जूल्स। लेकिन अगर उसको मैं 3.6 into 10 to the power 6 से अगर डिवाइड करता हूं तो एक्चुअली 0.291 किलोवाट आवर
हाँ, अब यार ये ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे 10,000 डजन पीनट्स चाहिए, इट इज बेटर टू टेल देम कि हाँ मुझे 2 किलो पीनट्स चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है ना। सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज इट्स एडवांटेज, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस। यहां पे आपका थियरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। दिस इज द थियरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थियरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स। बिफोर आई डिस्कस, आप पहले ट्राई करके देखो तो बेटर रहेगा। इट इज ऑलवेज गुड टू क्लियर द डाउट्स देन सॉल्विंग विथ यू। आपके साथ सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑलवेज आपके डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।